गुड मॉर्निंग बच्चों। जीडीएम बीबी सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे। हम लेसन 5 कर रहे थे एसएसटी के अंदर कक्षा 10th में, और उसमें आज हम शुरू करते हैं लेसन 5 का प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रोलियम उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में काम किया जाता है, यानी लिया जाता है। किसको? प्राकृतिक गैस में पेट्रोलियम को। कार्बन डाइऑक्साइड में कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस का पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसलिए यह वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। पश्चिमी तट के साथ मुंबई हाई और संयुक्त क्षेत्रों को खंबात की खाड़ी में पाए जाने वाले तेल क्षेत्र संपूरित करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसिन के पश्चिमी और उत्तरी भारत में उर्वरक विद्युत वैन्य यानी 1700 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन बनाई गई है। और ये पाइपलाइन कहाँ कहाँ पे है? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर के अंदर है, और ये मुंबई हाई से ली गई बेसिन से है, और इसमें भारत की उर्वरक विद्युत और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती हैं। और इस धमनी से भारत के गैस उत्पादन को वेग मिला है। ऊर्जा व उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता हैं। गाड़ियों में तरल ईंधन का स्फटिक प्राकृतिक गैस से प्रतिस्थापित देश में लोकप्रिय हो रहा है। विद्युत क्या है? देखो, आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज़्यादा विस्तृत है कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग का विकास का सूचकांक माना जाता है। विद्युत मुख्यतः 2 प्रकार से उत्पन्न की जाती है। प्रवाही जल से, जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है, और दूसरा अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। यानी 2 प्रकार से विद्युत बनाई जाती है हमारे भारत में। एक तो है हाइड्रो टरबाइन चलाकर, दूसरा है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी हो जाती है। 2 तरीके से बनाई जाती है, लेकिन जब विद्युत बन जाती है, उत्पन्न हो जाती है, तो वो एक समान कार्य करती है। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो एक नवीकरण योग्य संसाधन है। यानी पानी बह रहा है और उसके जो बांध बनाए जाते हैं, उन बांधों से क्या किया जाता है? विद्युत उत्पन्न किया जाता है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पादन करती है। हमारे भारत में बहुत सारे बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जिससे क्या होती है? विद्युत ऊर्जा। और देखो, बहुउद्देशीय योजनाएं कौन कौन सी हैं? भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी कारपोरेशन और कोपिली हाइडल परियोजना आदि। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गृह अनवीकरण योग्य जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। यानी ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक जो गैस है, उससे भी ताप विद्युत गृह का अनवीकरण करके ईंधन प्राप्त करके और विद्युत उत्पन्न की जाती है। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन देखो, पहले हम क्या पढ़ रहे थे? परंपरागत ऊर्जा के साधन। अब है गैर परंपरागत ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्मी ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। गैस व तेल की बढ़ती कीमतों तथा इनकी संभाव्य कमी यानी इसकी मतलब संभवतः कमी हो सकती है, ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्मी ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय
समस्याएं उत्पन्न करता है। अतः नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत ज़रूरत है और ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। कौन से हो गए गैर परंपरागत साधन? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा। ये क्या हो गए? गैर परंपरागत साधन हो गए। भारत धूप, जल तथा जीव भार साधनों से समृद्ध है। यानी हमारे भारत में बहुत अधिक धूप पड़ती है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? सौर ऊर्जा का। जल है तो जल से ज्वारीय ऊर्जा हम काम लेते हैं। भारत में नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु वृहत कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना के बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। यानी यूरेनियम और जो थोरियम आणविक ऊर्जा है वो झारखंड में और राजस्थान की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसमें पाए जाते हैं। का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। यानी जो केरल है वहाँ पे जो मोनाजाइट रेत होती है ना, उसमें भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। अब देखो सौर ऊर्जा। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तन किया जाता है। किस कारण से? जो सूर्य से जो ऊर्जा आती है उससे क्या किया जाता है? उसको फोटोवोल्टाइक होता है, उसके द्वारा धूप को क्या कर दिया जाता है? विद्युत में परिवर्तन कर दिया जाता है। और क्या प्राप्त होती है उससे? सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। भारत के ग्रामीण तथा दूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। जो सौर ऊर्जा है उसे क्या किया जाएगा? जो गांवों के घरों में जो उपलों और लकड़ी पर जो लोग निर्भर हैं उसको कम किया जा सकेगा। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति होगी। अब देखो पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइली से मदुरई तक अवस्थित है। यानी जो पवन ऊर्जा है उसकी सबसे अधिक पवन कहाँ चलती है? तमिलनाडु में। और वहाँ के जो नागरकोइल और मदुरई है वहाँ पर इसकी पेटी सबसे अधिक पाई जाती है। अब इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। यानी नागरकोइल नामक जगह वहाँ पर भी पवन ऊर्जा अच्छी मात्रा में प्राप्त होती है। और हमारे राजस्थान के जैसलमेर में भी पवन ऊर्जा की उत्पादन महान संभावनाएं हैं। ये देखो ये लगी हुई है ना, ये पवन चक्कियाँ बोलते हैं इनको, और इनसे ही क्या बनती है? विद्युत बनती है। अब देखो बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जाति अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी के तेल, उपलों और चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। अगर हम बायोगैस के संयंत्र लगाएं
तो किसके द्वारा लगाया जा सकता है? या तो नगर पालिका के द्वारा, या जो सहकारिता विभाग होता है उसके द्वारा, या निजी स्तर पर भी हम इसको लगा सकते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। यानी ये पशुओं के गोबर से बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे स्वतंत्र भारत में किस नाम से जाना जाता है? गोबर गैस प्लांट के नाम से जाना जाता है। ये किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है। यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपलों तथा लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों को नुकसान को रोकता है। ये देखो बायोगैस संयंत्र ऐसे बनाए जाते हैं बड़े बड़े, और इसमें बायोगैस बनाई जाती है। अब देखो ज्वारीय ऊर्जा। महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। ज्वारीय ऊर्जा में क्या होता है? एक संकरी खाड़ी बना दी जाती है और उसके आर पार बाढ़ द्वारा एक बांध बना दिया जाता है और उससे उच्च ज्वार और संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वारा पानी भीतर भरा जाता है और उसको बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरह बहाया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन की आदर्श दशाएं उपस्थित है। अब देखो भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाले विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। यानी भू यानी पृथ्वी, और पृथ्वी के अंदर जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसको क्या कहेंगे? भूतापीय ऊर्जा कहेंगे। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में आई होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से तप्त होती जाती है। जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तृप्त हो जाता है। यह इतना तृप्त हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है, तो यह भाप में परिवर्तन हो जाता है और इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई है। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है और दूसरी लद्दाख में पुंगा घाटी में स्थित है। यानी हमारे भारत में 2 भूतापीय ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की गई है। कहाँ पे है? एक हिमालय प्रदेश में मणिकरण के निकट पर्वत घाटी है और दूसरी लद्दाख में पुंगा घाटी में स्थित है। अब देखो ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। हमने काफ़ी ऊर्जा के संसाधन पढ़े, अब इनका हम संरक्षण किस तरीके से कर सकते हैं कि इसको हम लंबे समय से उपयोग में ले सकें। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जो हमारी आर्थिक विकास की योजनाएं थी उनको चालू रखने के लिए हमें ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता पड़ी।
और इसके लिए पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकार का उपयोग धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ने लग गया। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने के तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के दो आधार हैं। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पमत ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्ण उपागम अपनाना होगा। उदाहरणार्थ देखो, एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करेंगे। यानी हम जब यातायात का प्रयोग करते हैं तो हम निजी वाहन की अपेक्षा ज़्यादा किसका उपयोग करेंगे, सार्वजनिक वाहन का उपयोग करेंगे। जब प्रयोग न हो रही हो तो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है, यानी हम भी इसमें बचत कर सकते हैं। विद्युत के अंदर बचत करके हम ये प्रयोग कर सकते हैं, जो पारंपरिक जो ऊर्जा के साधन हैं उनको हम बचा सकते हैं, उसमें छोटा सा हम योगदान दे सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि ऊर्जा की बचत ही क्या है, ऊर्जा का उत्पादन है। देखो बच्चों, ये आपका लेसन अब कंप्लीट हो गया। इसके एक दो क्वेश्चन है वो देख लो आप लोग। बहुविकल्प प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपशिष्ट पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? यह है बॉक्साइट। झारखंड में स्थित कोंडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो होगा अभ्रक। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो किसका होता है? तलछटी चट्टानों का। ठीक है, तो बच्चों ये जो है ये क्वेश्चन आंसर मैंने बता दिए। और जो एक और इसमें देखो, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम का। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। और जो बड़े वाले क्वेश्चन आंसर है उसका मैं PDF बनाकर आप लोगों को डाल दूंगी। और ये आज हमारी बुक्स हैं समकालीन भारत कंप्लीट होती है। ठीक है बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर का PDF आप तक इसके साथ ही वीडियो के साथ आ जाएगा। और ये बुक्स अपनी कंप्लीट हो गई है समकालीन भारत।